नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अनाम रिश्ता। सुलभा और समर को 1 महीना हुआ था इस नई कॉलोनी में आए हुए। अभी ज़्यादा लोग नहीं बसे थे और जो परिवार थे भी अपने काम से काम रखते थे। हाँ, पड़ोस की लता आंटी अवश्य सुलभा को सचेत कर गई थी, किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाज़ा ना खोले। समर के माता पिता का देहांत हो चुका था। अपनी आगे की पढ़ाई उसने अपनी बुआ के यहाँ रहकर की थी। फिर बैंक में नौकरी लगने के बाद सुलभा से उसका परिचय हुआ था। सुलभा उसे पहली ही नज़र में भा गई थी। सुलभा की माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। माँ विहीन संतान को पिता ने अपने स्नेह से सींचा था। सुंदर होने के साथ साथ उसमें संस्कारों का भी मिश्रण था। पिता की तबीयत खराब होने के कारण उसे बैंक में कुछ कागजी कार्रवाई के लिए आना पड़ता था। समर की सहायता से समस्त कार्य निर्विघ्न रूप से हो गया, लेकिन प्रेम का अंकुर दोनों के ही हृदय में प्रफुल्लित हो चुका था। सुलभा के पिता ने सहर्ष इस विवाह के लिए सहमति दे दी थी। कुछ रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोनों परिणय सूत्र में बंध गए थे। शादी के 1.5 सालों में नोक झोंक के सिवा और कोई झगड़ा नहीं था। इस बीच 2 घटनाएं घटी। सुलभा के पिता हृदय गति रुक जाने से काल के गर्त में समा गए और समर का स्थानांतरण हो गया। दिल्ली में कुछ दिन तो घर व्यवस्थित करने में लग गए। आसपास का शांत माहौल सुलभा को बेहद सुकून देता। उस दिन बुधवार था। समर के ऑफिस जाने के बाद घरेलू कामों को निपटाकर सुलभा बरामदे की आराम कुर्सी पर बैठी मैगजीन के पन्ने पलटने के साथ ही अपने विचारों में खोई थी कि तभी एक आहट ने उसे चौंका दिया। कुछ घबराहट और लता आंटी की हिदायत को ध्यान में रखते हुए सुलभा ग्रिल खोलकर गेट तक आई। पहली ही नज़र में वो सुलभा को माँ जैसी लगी, लेकिन अगले ही पल अपनी आवाज़ को कठोर बनाते हुए उसने आने का कारण पूछा। महिला ने उत्तर दिया, मेरा नाम निर्मला देवी है, दिल्ली में ही रहती हूँ। किसी काम से बाहर गई थी, आज ही वापस लौटी हूँ। स्टेशन पर ट्रेन लेट होने की वजह से उनके बेटे समय पर नहीं पहुंचे। वह अकेली घर जाने के लिए निकली और रास्ता भटक गई। उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त कमजोर हो गई है। कुछ देर बाद याद आ भी जाता है। सुलभा का मन पसीज गया। गेट खोलकर उन्हें बरामदे की कुर्सी पर बिठाया और एक ट्रे में पानी और मिठाई लेकर आई। निर्मला जी ने एक मीठी मुस्कान के साथ सुलभा को देखा। सुलभा के साथ बातें करते हुए वह काफी सहज हो चली थी, लेकिन सुलभा का दिमाग कहीं और ही दौड़ रहा था। उसने मोबाइल से समर को संदेश भेज दिया कि वो जितनी जल्दी हो सके घर आ जाए। संदेश मिलते ही समर आधे दिन की छुट्टी लेकर 3:45 तक घर पहुंचा। तब तक सुलभा और निर्मला जी दोपहर का खाना निपटा चुकी थी। समर ने एक सशंकित नज़र निर्मला जी पर डाली और वहीं सोफे पर बैठकर वही कहानी सुनी जो उन्होंने सुलभा को सुनाई थी। समर को उन पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह शयन कक्ष में चला गया। उसने इशारे से सुलभा को भी बुला लिया। कुछ देर तक दोनों गहन विचार करते रहे। फिर कुछ सोचकर पुलिस को फ़ोन किया। फ़ोन करते जैसे ही दोनों बाहर आए, निर्मला जी तब तक डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म भजिया और चाय रख रही थी। उन्होंने कहा, पहले नाश्ता कर लो, बातें तो बाद में होती रहेंगी। नाश्ता खत्म होने से पहले ही पुलिस आ पहुंची। फिर बहुत सारे प्रश्न एक साथ निर्मला जी को झेलने पड़े, जैसे अब तक उनके बेटों ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई, अगर ट्रेन लेट थी तो उनके बेटों ने पूछताछ विभाग से संपर्क क्यों नहीं किया, उनकी याददाश्त जब कमज़ोर है तो उन्हें अकेले यात्रा पर भेजने का क्या मतलब है। इतने सारे प्रश्न और जवाबदेही से निर्मला जी घबराकर रोते हुए कहने लगे कि वह चोर नहीं है, उन्हें सच में कुछ याद नहीं आ रहा है, वह सुबह तक यहाँ से जरूर चली जाएंगी। सुलभा से उनका रोना देखा ना गया। उसने पुलिस वालों से कहा, हम सुबह खुद ही उन्हें छोड़ आएंगे। पुलिस चली गई, लेकिन समर अभी भी असमंजस में ही था। रात का खाना भी निर्मला जी ने आग्रह करके खुद ही बनाया और परोसकर खिलाया भी। एकल गृहस्थी करते हुए सुलभा और समर को ये सुख नहीं मिला था, इसलिए उन्हें भी अच्छा लगा। सुबह 7:30 बजे समर की आंख खुली। सुलभा अभी तक सो रही थी।
वह हड़बड़ाकर उठा और दूसरे कमरे में निर्मला जी को न देखकर उसका शक और पुख्ता हो गया। उसने सभी कीमती चीजों पर सरसरी निगाह डाली। सब चीजें यथास्थान पर ही थी। वह बगीचे में गया तो ठगा सा रह गया। निर्मला जी फूल चुन रही थी। लज्जित होकर वह अंदर आ गया। तब तक सुलभा भी उठ गई थी। नाश्ते के बाद उन्हें निकलना था। जाते समय निर्मला जी रोने लगी। उन्हें सुलभा से स्नेह हो गया था। सुलभा की भी आंखें भर आईं। समर के साथ गाड़ी में बैठकर वह रास्ता बताती जा रही थी। एक बार फिर संदेह का बीज समर के मन में पनपा कि वह कहीं याददाश्त जाने का नाटक तो नहीं कर रही थी। एक गली के मुहाने पर उन्होंने कार रोकने के लिए कहा और बोली, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। समर की इच्छा थी कि एक बार इनके भरे पूरे परिवार को देखे। कम से कम इनके बेटों को तो एक बार हमारा धन्यवाद करना चाहिए। निर्मला जी चुपचाप एक ओर बढ़ने लगी। समर ने भी कार मोड़ ली, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसका मन नहीं माना और उसने कार वहीं मोड़ दी जहां उसने निर्मला जी को छोड़ा था। समर कार से उतरकर पैदल ही एक ओर चलने लगा। कार का रास्ता वहीं खत्म हो गया था, इसलिए वह पैदल बढ़ता गया। अचानक उसके कदम ठिठक गए। जिस तरह के घर का वर्णन निर्मला जी ने किया था वह एक वृद्धाश्रम था। गेट खुला हुआ था। समर आगे बढ़ा। तभी बगीचे में एक बेंच पर उसे निर्मला जी कई वृद्धाओं से घिरी हुई दिखाई दी। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। निर्मला जी बोल रही थी, मैंने झूठ बोला, लेकिन उस एक दिन में मैंने अपने बचे हुए दिनों की सारी खुशियां पा ली। मेरे बेटों ने तो बोझ समझ मुझे यहाँ ला पटका। एक बार हालचाल भी नहीं लेते। कल दुखी मन से मैं यहाँ से भी चली गई थी, लेकिन सुलभा और समन ने मेरी अतृप्त इच्छाओं को पूरा कर दिया। पर एक ही दुख है, मैंने उन भले लोगों से झूठ बोला, उन्हें धोखा दिया। इतना कहकर वह रोने लगी। समर की भी आंखें भर आईं। वह आगे बढ़ा और निर्मला जी के कदमों के पास बैठ गया। अचानक समर को सामने देख वे चौंक गई। समर ने कहा, किसने कहा आप बोझ हैं? मुझे और सुलभा को आपकी जरूरत है। अब आप हमारे साथ ही रहेंगी, किसी अनाम रिश्ते के साथ नहीं, बल्कि हमारी माँ बनकर। मुझे तो आपके बेटों पर तरस आता है जो इस ममतामयी माँ को यहाँ छोड़ गए। हमने भी आपको समझने में भूल की। चलिए, मैं आज ही अपनी माँ को यहाँ से घर ले जाऊंगा। निर्मला जी उठकर खड़ी हुई और हंसते हुए बोली, लोग तो बच्चे गोद लेते हैं और तू मुझ बूढ़ी को ले रहा है। समर ने हंसते हुए निर्मला जी का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ, और इस बच्चे को अब कभी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। निर्मला जी की सहेलियां उन्हें खुशी से विदा कर रही थी। सभी की आंखें नम थी, मानो बोल रही हो, हम में से एक को भी इस अभिशप्त जीवन से मुक्ति मिले, वरना उम्र के इस मोड़ पर अपना घर होते हुए भी आश्रितों की तरह जीवन जीना कितना पीड़ादायक होता है। निर्मला जी सुलभा से मिलने को बेचैन थी। समन ने भी गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।